1999 की बात है। कांग्रेस कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीत चुकी थी। एसएम कृष्णा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। उनके बेहद करीबी माने जाने वाले 37 साल के डीके शिव कुमार बहुत खुश थे। दोनों ने मिलकर मंत्रिमंडल की लिस्ट भी तैयार की थी। शपथ ग्रहण से ठीक एक रात पहले कांग्रेस हाईकमान से फाइनल लिस्ट आई। उसमें डीके शिव कुमार का नाम नहीं था। वो निराश और बेचैन हो गए। आधी रात को ही उन्होंने अपने ज्योतिषी राजगुरु द्वारकानाथ से सलाह मांगी। ज्योतिषी का जवाब बहुत कड़क था। उन्होंने कहा कि जब तक तुम खुद दरवाजा नहीं खोलोगे और मंत्री पद की मांग नहीं करोगे, ये पद तुम्हें नहीं मिलेगा। ये बात डीके को चुभ गई। वो उसी वक्त एसएम कृष्णा के घर पहुंच गए। कृष्णा गहरी नींद में सो रहे थे। डीके ने उन्हें उठाया और कहा कि आप मेरे बिना मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकते। अगले दिन 11 अक्टूबर 1999 को जब शपथ ग्रहण हुआ तो डीके शिव कुमार मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। सालों बाद खुद डीके ने यह किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था कि सत्ता हमेशा छीननी पड़ती है। वही 37 साल का युवा नेता आज 27 साल बाद कर्नाटक का 18वां मुख्यमंत्री बन चुका है। ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ 3 जून 2026 को डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया को हटवाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। आखिर बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड वाला यह शख्स यहां तक पहुंचा कैसे? अनकही में आज डीके के इसी दिलचस्प सफर पर हम बात करेंगे। साउथ बेंगलुरु जिले में अर्कावती नदी बहती है। इसी के किनारे बसा है कनकपुरा शहर, जिसे हमेशा से किसानी और मेहनत करने वालों की जगह माना जाता रहा है। यही के जाने माने वोक्कलिगा किसान परिवार में 15 मई 1962 को डीके शिव कुमार का जन्म हुआ। परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। घर में सिर्फ खेती किसानी का ही माहौल था। फिर भी डीके को बचपन से राजनीति में गहरी दिलचस्पी थी। वो अक्सर नेताओं के भाषण सुनने जाते थे और भीड़ में खड़े होकर तालियां बजाते थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई का दामन थाम लिया। यह उनकी राजनीतिक पारी की पहली सीढ़ी थी। जमीनी स्तर पर उनकी मेहनत बहुत जल्द रंग लाई। उन्होंने कॉलेज के छात्रों के मुद्दों को बहुत जोर शोर से उठाया। वो बहुत कम समय में एनएसयूआई के बेंगलुरु जिला अध्यक्ष बन गए। इसके बाद वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए राम नारायण चेल्लाराम कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने इंडियन यूथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। वो युवा छात्रों के बीच रोजमर्रा के मुद्दों पर लगातार बहस करते रहते थे। साल 1979 उनकी जिंदगी में बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर आया। उस समय कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री डी देवराज उर्स की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अनबन हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि देवराज ने अपनी अलग राह चुन ली और पार्टी तोड़ दी। इसका असर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पर भी पड़ा। दोनों संगठनों में भारी फूट पड़ गई। कई युवा नेता पार्टी छोड़कर जाने लगे। पार्टी के अंदर रोज नई गुटबाजी देखने को मिल रही थी। यह समय कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बन गया। पार्टी उस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। बिखरे हुए काडर को वापस जोड़ना बहुत जरूरी था। जमीन पर कांग्रेस को कमजोर होने से बचाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। कांग्रेस लीडरशिप ने यह भारी जिम्मेदारी नौजवान नेता डीके शिव कुमार को सौंप दी। उन्हें यूथ कांग्रेस का स्टेट जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। उन्होंने गांव-गांव जाकर युवाओं को वापस पार्टी से जोड़ा। उन्होंने इतनी लगन से काम किया कि आला कमान की नजरों में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की हो गई। आला कमान को यकीन हो गया कि ये नौजवान हार मानने वालों में से नहीं है। फिर साल आया 1985, जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। कांग्रेस किसी भी कीमत पर राज्य में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती थी। दूसरी तरफ जेपी आंदोलन और इमरजेंसी से निकली जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता पर कब्जा जमाना चाहती थी। मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला था। राज्य की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई थी। गांव की चौपालों से लेकर शहर के बाजारों तक सिर्फ चुनाव की चर्चा हो रही थी। जनता पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले एचडी देवेगौड़ा ने 2 सीटों से पर्चा भरा। हासन जिले की होले नरसीपुर और बेंगलुरु की साथनूर सीट। देवेगौड़ा राज्य के बेहद रसूखदार वोक्कलिगा समुदाय के बड़े नेता माने जाते थे। उनकी जमीनी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लोग उन्हें मन्निन मगा यानी धरती पुत्र या मिट्टी का बेटा कहकर बुलाते थे।
उनके सामने चुनाव लड़ना किसी भी नेता के लिए आसान काम नहीं था। बड़े बड़े दिग्गज नेता देवेगौड़ा के सामने चुनाव लड़ने से घबराते थे। कांग्रेस ने देवेगौड़ा जैसे दिग्गज नेता के खिलाफ सातनूर सीट से नया दांव खेला। उन्होंने वोक्कल लीगा समुदाय के ही 23 साल के डीके शिव कुमार को मैदान में उतार दिया। यह फैसला सभी को हैरान करने वाला था। इस युवा उम्मीदवार के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे तक नहीं थे। ऐसे में उन्होंने बेंगलुरु के पास मौजूद अपनी पुश्तैनी जमीन ही बेच दी। जमीन बेचना उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला था। एक किसान के लिए उसकी जमीन ही सब कुछ होती है, लेकिन उन्होंने ये बड़ा दांव खेल दिया। जमीन बेचकर मिला पूरा पैसा उन्होंने चुनाव प्रचार में लगा दिया। दिन रात मेहनत करके हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश की। वो गांव-गांव पैदल चले और लोगों से अपने लिए समर्थन मांगा। मुकाबला इतना कांटे का हुआ कि पूरे राज्य की नजरें सातनूर सीट पर टिक गई। 4 बार के विधायक और 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे देवेगौड़ा बमुश्किल वो चुनाव जीत पाए। डीके शिव कुमार 15,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए, लेकिन इसके बावजूद वो दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े नेताओं के करीब आ गए। उन्होंने कर्नाटक को दिखा दिया कि वो बड़े दिग्गजों से टकराने का पूरा दम रखते हैं। लेकिन इस हार के बाद भी डीके शिव कुमार खाली नहीं बैठे। वो अगले चुनाव तक सातनूर सीट पर डटे रहे। उन्होंने हर गांव का दौरा किया, लोगों की परेशानियां सुनी और उनके साथ खड़े रहे। ये उनका जमीनी संघर्ष था। जनता के बीच उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी। इसका फायदा उन्हें 1989 के विधानसभा चुनाव में मिला। इस बार मुकाबला जनता पार्टी के यूके स्वामी से था। डीके ने उन्हें 13,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। ये जीत उनकी सालों की मेहनत का नतीजा थी। कांग्रेस ने भी इस चुनाव में 224 में से 178 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। जीत के बाद उनका राजनीतिक कद बहुत तेजी से बढ़ गया। अक्टूबर 1990 में कांग्रेस ने वीरेंद्र पाटिल को हटाकर एस बंगारप्पा को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया। इस सरकार में डीके को भी जगह मिली। महज 29 साल की उम्र में डीके शिव कुमार मंत्री बन गए। वो उस समय पूरे मंत्रिमंडल के सबसे कम उम्र के मंत्री थे। सत्ता के गलियारों में उनके नाम का डंका बजने लगा। बड़े बड़े दिग्गज नेता भी उनकी रणनीति का लोहा मानने लगे थे। राजनीति में उनका सितारा पूरी चमक के साथ बुलंद हो रहा था। लेकिन देखिए, राजनीति में सब अच्छा नहीं होता, झटके भी लगते हैं। ऐसा ही झटका डीके को 1994 के विधानसभा चुनाव में लगा। कांग्रेस में उस वक्त गुटबाजी चरम पर थी। बड़े नेताओं के बीच आपसी खींचतान चल रही थी। जातीय समीकरण भी डीके के खिलाफ जा रहे थे। नतीजा यह हुआ कि चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। कई बड़े राजनीतिक जानकारों को लगा कि डीके का राजनीतिक सफर अब खत्म हो जाएगा। मीडिया में भी उनके करियर के खत्म होने की चर्चा होने लगी थी। लेकिन वो आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। बिना किसी डर के निर्दलीय ही चुनाव मैदान में वो उतर गए और उनके सामने थी उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस। इसके बावजूद इलाके की जनता ने डीके को पूरा समर्थन दिया और वो बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव जीत गए, जबकि कांग्रेस का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर खिसक गया। इस नतीजे ने कांग्रेस आलाकमान को कड़ा संदेश दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता अच्छी तरह समझ गए कि इस युवा नेता को बाहर रखने में पार्टी का ही नुकसान है। 1995 के आखिर में आलाकमान के दखल के बाद पूरे सम्मान के साथ डीके की कांग्रेस में वापसी हो गई। 1999 में सत्ता में आते ही उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, डीके ने सातनूर सीट से लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीता। 2008 में हुए परिसीमन के बाद सातनूर सीट का वजूद खत्म हो गया और यह हिस्सा कनकपुरा में शामिल हो गया। इसके बाद डीके ने कनकपुरा से चुनाव लड़ा। वहां से भी वो लगातार विजयी रहे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इन सभी 8 चुनावों में उन्होंने हमेशा 45% से ज्यादा वोट हासिल किए। उनका ये बेजोड़ रिकॉर्ड जमीन पर उनकी पकड़ को साबित करता है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है देवेगौड़ा परिवार। दोनों के बीच 1985 से ही राजनीतिक संघर्ष चलता आ रहा है। 1999 के चुनाव में सातनूर सीट पर उनके सामने देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी खड़े हुए। डीके ने उन्हें 14,000 वोटों से मात दी। हालांकि 2002 में कनकपुरा लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में डीके खुद देवेगौड़ा से हार गए। वो इस हार का बदला लेने के लिए सही मौके की तलाश में थे। वो किसी भी कीमत पर अपनी पुरानी हार का हिसाब चुकता करना चाहते थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में आखिरकार वो मौका आ ही गया। कनकपुरा सीट से फिर देवेगौड़ा ने अपना पर्चा भरा। डीके शिव कुमार ने यहां बहुत ही गजब का सियासी गणित लगाया। उन्होंने 37 साल की युवा पत्रकार तेजस्विनी गौड़ा को टिकट दिलवा दिया। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख को ही तेजस्विनी का नाम फाइनल हुआ। किसी को भी इस दांव की भनक नहीं लगी। चुनाव प्रचार में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी।
जब नतीजे आए तो सभी हैरान रह गए। तेजस्विनी ने पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को करीब 1.25 लाख के वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। यह हार इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि तेजस्विनी पहली बार चुनाव लड़ रही थी। उनके पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। सामने वो नेता था जो 6 दशक से राजनीति कर रहा था। 2004 के नतीजों के बाद डीके के समर्थकों ने उन्हें कनकपुरदा बंदे यानी कनकपुरा की चट्टान बुलाना शुरू कर दिया। राजनीति के साथ साथ उनका बिजनेस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा। वो राज्य के सबसे ताकतवर और रईस नेताओं में गिने जाने लगे। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई ने अपनी किताब डीके शिव कुमार कांग्रेस क्राइसिस मैनेजर कर्नाटक किंग मेकर में बहुत ही दिलचस्प बातें लिखी हैं। किदवई बताते हैं कि जब भी दिल्ली में बैठे कांग्रेस आलाकमान को भारी फंड या फिर किसी बड़े राजनीतिक संकट को टालने की जरूरत पड़ी तो उन्हें सिर्फ एक ही नाम याद आया और वो थे डीके शिव कुमार। वो पार्टी के लिए ऐसे संकट मोचक बन चुके थे जो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने का दम रखते थे। उनके क्राइसिस मैनेजमेंट की पहली बड़ी परीक्षा 2002 में हुई थी। बात जून 2002 की है, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार चल रही थी। उस वक्त विलासराव देशमुख वहां के मुख्यमंत्री थे। अचानक राजनीति ने करवट ली और 9 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। विपक्ष इस मौके की तलाश में था और बीजेपी की अगुवाई में देशमुख सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस आलाकमान को डर था कि उनके बाकी विधायक भी टूट सकते हैं। ऐसे नाजुक वक्त में सरकार बचाने का जिम्मा सौंपा गया डीके शिव कुमार को। उन्होंने बिना वक्त गंवाए रातों रात कांग्रेस के 40 विधायकों को मुंबई से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया। सभी को बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच उनके अपने मशहूर ईगल्टन रिजॉर्ट में ठहराया गया। एक हफ्ते तक उन्होंने खुद हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रखी। विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस का एक भी विधायक वहां से हिल नहीं पाया। जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो विलासराव देशमुख ने अपनी कुर्सी बचा ली। इस घटना ने साबित कर दिया कि वो विधायकों को सहेज कर रखने के सबसे बड़े उस्ताद हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने 2017 में भी कर दिखाया। अगस्त में गुजरात में राज्यसभा चुनाव होने वाले थे। कांग्रेस की साख दांव पर लगी थी। सोनिया गांधी की बेहद करीबी और राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल चुनाव मैदान में थे। बीजेपी ने वहां बहुत ही आक्रामक रणनीति बनाई थी, जिससे कांग्रेस को अपने विधायकों की क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था। अहमद पटेल की हार का मतलब था कांग्रेस आलाकमान की हार। दिल्ली से एक बार फिर बेंगलुरु फोन लगाया गया और इस संकट मोचन ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बिना देर किए 29 जुलाई 2017 को कांग्रेस के 44 विधायकों को अहमदाबाद से एयरलिफ्ट कराया और अपने ईगल्टन रिजॉर्ट ले आए। विधायकों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रखा गया और सुरक्षा इतनी सख्त थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसी बीच 2 अगस्त की सुबह आयकर विभाग की टीमों ने उनके और उनके भाई डीके सुरेश के दिल्ली और बेंगलुरु के 60 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर दी। जांच एजेंसीज की एक बड़ी टीम रिजॉर्ट के अंदर भी घुस गई। डीके ने कहा कि आप अपनी पूरी जांच कीजिए, लेकिन मैं अपने मेहमानों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने पूरी सूझबूझ से यह सुनिश्चित किया कि कोई भी अधिकारी गुजरात के विधायकों के कमरों की तरफ न बढ़ पाए। 8 अगस्त को वोटिंग के दिन वो खुद अपने सभी विधायकों को अपनी सुरक्षा में लेकर अहमदाबाद पहुंचे, जहां अहमद पटेल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत का पूरा क्रेडिट अहमद पटेल ने डीके को ही दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि उन्होंने बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीति को फेल कर दिया है। राशिद किदवई बताते हैं कि उस दौर में उन पर बीजेपी में शामिल होने का भारी दबाव भी बनाया गया था। इसके बावजूद उन्होंने किसी भी लालच या डर के आगे झुकने से साफ मना कर दिया और कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी को ही सबसे ऊपर रखा। डीके की इसी वफादारी की परीक्षा 2018 में उनके अपने राज्य कर्नाटक में भी हुई। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से 11 सीट दूर रह गई। राज्यपाल ने आनन फानन में बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 79 और देवेगौड़ा की जेडीएस के पास 37 सीटें थी। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए दोनों दलों ने गठबंधन का फैसला किया। बहुमत का आंकड़ा तो उनके पास था, लेकिन विधायकों के टूटने का खतरा भी मंडरा रहा था। डीके एक बार फिर मैदान में उतरे और उन्होंने कांग्रेस के 43 विधायकों को बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में सुरक्षित कर दिया। सुरक्षा के लिहाज से सभी विधायकों के मोबाइल फोन जमा करा लिए गए ताकि कोई बाहरी संपर्क ना हो सके। उन्होंने हर एक असंतुष्ट विधायक से बात की, उनकी नाराजगी दूर की और गठबंधन में किसी भी तरह की फूट नहीं होने दी। नतीजा यह हुआ कि येदियुरप्पा विधानसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद कुमारस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनी।
राजनीति में रसूख बढ़ने के साथ ही डीके का कारोबार भी बहुत तेजी से फैला। उनका रियल एस्टेट, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट का बड़ा बिजनेस है। 2018 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने 860 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। तब भी वो देश के सबसे रईस विधायकों में गिने जाते थे। आज वो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चुनाव आयोग को दिए गए 2023 के हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 1413 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 1140 करोड़ अचल और 273 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उनके पास 9 करोड़ रुपए की बैंक एफडीज हैं, 4 करोड़ 20 लाख रुपए शेयर बाजार में लगा रखे हैं और 3 करोड़ 28 लाख रुपए का सोना चांदी है। डीके को गाड़ियों का ज्यादा शौक नहीं है। उनके पास सिर्फ 10 लाख रुपए कीमत वाली टोयोटा कॉलिस है। बेंगलुरु के मशहूर लुलु हाइपरमार्केट और ग्लोबल डिविनिटी मॉल भी उनकी इसी विशाल संपत्ति का हिस्सा है। इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी दौलत के साथ साथ डीके के दामन पर दाग भी लगे हैं। उन पर जांच एजेंसियों ने कई बार शिकंजा कसा है। कुल मिलाकर उन पर 19 अलग अलग केस दर्ज हैं। इनमें एक केस सीबीआई का है, इनकम टैक्स के 4 और ईडी के 2 मामले चल रहे हैं। 2010 में उन पर नियम तोड़कर करीब 4 एकड़ जमीन खरीदने का आरोप लगा। केस दर्ज हुआ और जांच पड़ताल के बाद 2015 में केस बंद कर दिया गया। हालांकि अब 2026 आते आते इसे फिर से शुरू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। 2017 में इनकम टैक्स विभाग ने उनके और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। उस वक्त 8 करोड़ 59 लाख रुपए का कैश जब्त किया गया। इसी छापेमारी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पर दर्ज किया और डीके से लगातार 4 दिन तक लंबी पूछताछ की और आखिरकार 3 सितंबर 2019 को गणेश चतुर्थी वाले दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हमेशा मजबूत और चट्टान की तरह दिखने वाले कद्दावर नेता उस दिन कैमरों के सामने फूट फूट कर रो पड़े। गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इस मुश्किल वक्त में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद उनसे मिलने तिहाड़ पहुंची थी। डीके पूरे 50 दिन तक सलाखों के पीछे रहे। जेल के सफर ने उन्हें अंदर से काफी बदल दिया। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेल में उनकी कई गरीब कैदियों से गहरी दोस्ती हो गई थी। ये वो लोग थे जो अपनी जमानत का पैसा तक नहीं जुटा पा रहे थे। जब डीके को जमानत मिली तो बाहर आकर उन्होंने वो दोस्ती पूरी शिद्दत से निभाई। उन्होंने महंगे वकीलों की फौज खड़ी करके उन दोस्तों की जमानत करवाई। बाहर आए उन लोगों को उन्होंने पक्का रोजगार भी दिया। कुछ को अपने दिल्ली वाले घर पर काम दिया तो कई लोगों को बेंगलुरु वाले मॉल में नौकरी पर रख लिया। जेल से बाहर आने के कुछ समय बाद ही उन पर फिर से जांच एजेंसीज की नजर पड़ गई। 3 अक्टूबर 2020 को सीबीआई ने उनसे जुड़े 14 ठिकानों पर फिर से छापेमारी की, जहां से जांच एजेंसी को 57 लाख रुपए कैश मिला। इसके अलावा कई अवैध संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले। मुकदमों का सिलसिला लगातार चलता रहा। इन तमाम मुश्किलों के बीच जुलाई 2020 में कांग्रेस आलाकमान ने डीके को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। उनकी मेहनत और बेहतरीन इलेक्शन मैनेजमेंट का असर जमीन पर दिखने लगा। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने राज्य का कोना कोना छान मारा। नतीजा यह हुआ कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 135 सीटें जीतकर बंपर बहुमत हासिल किया। इसके बाद डीके मीडिया के सामने आए और अपने जेल के दिनों को याद किया। 13 मई 2023 को जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो डीके ने कहा कि मैं भूल नहीं सकता कि सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी। बीजेपी के लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया था। तब मैंने सोनिया और राहुल गांधी से वादा किया था कि कर्नाटक जीत कर दिखाऊंगा और आज वो वादा पूरा हुआ। वादा पूरा करने की बात कहकर उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर अपना दावा ठोक दिया। लेकिन कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। कद्दावर नेता सिद्धारमैया से उन्हें बड़ी चुनौती मिली। दिल्ली में 5 दिन तक दोनों गुटों में मैराथन बैठकें चली। आखिरकार 19 मई 2023 को पार्टी हाईकमान ने अपना फैसला सुना दिया। तय हुआ कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और डीके डिप्टी सीएम बनेंगे। उस वक्त सिद्धारमैया का लंबा राजनीतिक अनुभव और सामाजिक समीकरण डीके पर भारी पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस अहम मीटिंग में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला तय हुआ था। डीके चाहते थे कि इस फैसले का सार्वजनिक ऐलान तुरंत किया जाए। आलाकमान ने ऐसा करने से मना कर दिया और बात वहीं दब गई। इस राजनीतिक समझौते ने उन्हें काफी निराश किया। सालों से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे नेता के लिए यह बड़ा झटका था। उनके ज्योतिषी द्वारकानाथ ने हाल ही में दिए अपने इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सत्ता की खींचतान में डीके डिप्रेशन में चले गए थे। वो इतने परेशान थे कि कई बार बच्चों की तरह रोने लगते थे। वक्त तेजी से बीता और 20 नवंबर 2025 को सिद्धारमैया के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे हो गए। यहीं से पार्टी के अंदर लामबंदी और बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया। डीके और उनके समर्थक सीक्रेट डील को पूरा करने का दबाव बनाने लगे।
दूसरी तरफ सिद्धारमैया ऐसे किसी भी फॉर्मूले के होने से इनकार कर रहे थे। आलाकमान ने दोनों नेताओं को समझाया और मामला कुछ महीने के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। 20 मई 2026 को सिद्धारमैया सरकार के 3 साल पूरे हो गए। इसके बाद कर्नाटक की राजनीति में बदलाव की चर्चा फिर से तेज हो गई। कांग्रेस आलाकमान ने फौरन दोनों को दिल्ली तलब कर लिया। 26 मई की सुबह 11 बजे तक इंदिरा भवन पहुंचने का निर्देश मिला। वहां कांग्रेस मुख्यालय में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने करीब 6 घंटे तक दोनों से लंबी बातचीत की। इस चर्चा में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया और प्रियंका हर हाल में मुख्यमंत्री बदलना चाहती थीं। आखिरकार आलाकमान ने तय कर लिया कि अब डीके ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। सिद्धारमैया को केंद्र में बड़ी भूमिका देने का फैसला लिया गया। इसके बाद 28 मई को सिद्धारमैया ने अपने पद से आधिकारिक इस्तीफा दे दिया। 30 मई को विधायक दल की बैठक बुलाई गई। वहां डीके को नया नेता चुन लिया गया। दशकों का सपना अब डीके के लिए हकीकत बनने जा रहा था। 3 जून 2026 को डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। आज 1413 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ वो देश के सबसे रईस मुख्यमंत्री हैं। उनके ज्योतिषी की वो लाइन बिल्कुल सच साबित हुई। सत्ता छीननी पड़ती है। बिना किसी राजनीतिक गॉडफादर के आए किसान परिवार के लड़के ने आखिर अपना हक छीन ही लिया। ये कहानी बताती है कि राजनीति में धैर्य और जिद का कितना महत्व होता है। जो हारने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ते, जीत अंत में उन्हीं की होती है। आपको डीके का राजनीतिक सफर जानकर कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।